ईरान और इजराइल के बीच तनाव एक बहुत ही नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। पर सवाल यह है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही इस तकरार का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और हम सब की जेब पर कैसे और क्यों पड़ेगा। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और ये सवाल आप जानते हैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में ग्लोबल पॉलिटिक्स में जब भी कोई बड़ी हलचल होती है तो उसका असर इकोनॉमी पर पड़ता ही पड़ता है। और जहां तक भारत की बात है, ये असर काफ़ी गहरा हो सकता है। तो इन आर्थिक खतरों को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये मामला इस मोड़ तक पहुंचा कैसे। आइए फटाफट एक नज़र इसकी टाइमलाइन पर डालते हैं। तो देखिए, हुआ ये कि पहले हमास ने इजराइल पर हमला किया। इसके जवाब में इजराइल की एजेंसी मोसाद ने हमास और फिर हिजबुल्लाह के कमांडरों को टारगेट किया। अब ईरान पर जब अपनी ही जनता का प्रेशर बढ़ा तो उसने पलटवार करते हुए इजराइल पर 1800 से भी ज़्यादा मिसाइलें दाग दीं। और अब सिचुएशन यह है कि इजराइल बदला लेने पर अड़ा हुआ है, ईरान और भी बड़े हमले की धमकी दे रहा है, और अमेरिका के इजराइल को खुलेआम सपोर्ट करने से यह साफ है कि ये संघर्ष शायद अभी लंबा खिंचने वाला है। तो इस पूरे टकराव का भारत पर सबसे पहला और सबसे बड़ा असर कहां पड़ने वाला है? इसका जवाब एक शब्द में है, तेल। तेल ही वो पहला डोमिनो है जो अगर गिरा तो समझिए कि भारत के लिए आर्थिक मुश्किलों का एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। स्क्रीन पर जरा इस नंबर को देखिए, 85%। जी हां, 85%। भारत अपनी जरूरत का इतना ज्यादा कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है, और यही नंबर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। और ये जो ज्यादातर तेल है ना, ये एक बहुत ही अहम रास्ते से आता है, जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक बिल्कुल संकरा सा समुद्री रास्ता है, और इसे दुनिया के तेल व्यापार का चोक पॉइंट भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां अगर जरा सी भी रुकावट आई तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक सकती है। अब इस स्लाइड का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। दुनिया का 20% तेल तो यहां से गुजरता ही है, पर भारत का करीब 65% तेल इसी एक अकेले रास्ते से आता है। और सिर्फ तेल ही नहीं, कतर से जो हमारी नेचुरल गैस आती है उसका भी रूट यही है। मतलब साफ है, इस एक रास्ते पर हमारी निर्भरता खतरनाक हद तक ज्यादा है। तो अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो 3 बहुत बुरे सिनेरियो हो सकते हैं। पहला, ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए। ऐसा हुआ तो तेल की सप्लाई सीधे सीधे ठप पड़ जाएगी। दूसरा, जहाज़ों को हजारों किलोमीटर घूमकर बहुत लंबे रास्ते से आना पड़े, जिसमें हफ्तों की देरी होगी। और तीसरा, जो शायद सबसे प्रैक्टिकल है, कि रास्ता भले ही खुला रहे लेकिन शिपिंग और इंश्योरेंस का खर्चा कई गुना बढ़ जाएगा। मतलब हर हाल में तेल का महंगा होना तो लगभग तय है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये तेल का संकट आखिर कैसे पूरे देश के लिए आर्थिक समस्याओं की एक छड़ी लगा सकता है। ये असर आप समझिए एक डोमिनो इफेक्ट की तरफ फैलता है। सबसे पहले तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, खाने पीने से लेकर हर एक चीज की कीमत बढ़ जाती है, यानी कि महंगाई आसमान छूने लगती है। फिर सरकार का खजाना खाली होने लगता है और आखिर में जाकर सड़क, पुल और दूसरे जरूरी प्रोजेक्ट्स पर होने वाले खर्च में कटौती करनी पड़ती है। इसको जरा आंकड़ों में समझते हैं। अगर कच्चा तेल सिर्फ $10 प्रति बैरल महंगा हो जाए तो भारत में महंगाई सीधे सीधे 0.5% बढ़ जाती है। और इससे भी बड़ी बात, देश के सालाना इंपोर्ट बिल पर 12 से 13 अरब डॉलर का एक्स्ट्रा बोझ आ जाता है। सोचिए जरा। अब ऐसे में सरकार एक बहुत मुश्किल दुविधा में फंस जाती है। या तो वो तेल के बढ़े हुए दाम का बोझ सीधे जनता पर डाल दे, जिससे महंगाई और बढ़ेगी और राजनीतिक विरोध का खतरा है, या फिर सरकार ये सारा बोझ खुद उठाए, जिससे देश का वित्तीय घाटा बढ़ेगा, विकास के प्रोजेक्ट रुकेंगे और हो सकता है भविष्य में टैक्स भी बढ़ाने पड़े। मतलब दोनों ही रास्ते बहुत मुश्किल हैं। चलिए अब जरा नेशनल लेवल से हटकर ये देखते हैं कि आम लोगों पर इसका सीधा सीधा असर क्या पड़ेगा। जरा सोचिए, मिडल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर खुदा न खास्ता युद्ध फैलता है तो उन्हें घर वापस लौटना पड़ सकता है। इससे न सिर्फ उनकी औसतन 7 से 8 लाख की सालाना कमाई बंद होगी, बल्कि भारत को जो अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा मिलती है वो भी घट जाएगी। और सबसे बड़ी चुनौती होगी घर लौटकर अपनी स्किल के हिसाब से वैसी नौकरी और सैलरी ढूंढना जो लगभग नामुमकिन होगा। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संकट खड़ा कर सकता है। इसका सीधा असर देश की रीढ़ की हड्डी यानी छोटे और मझोले कारोबारों पर भी पड़ेगा।
जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका शिपिंग का खर्चा इतना बढ़ जाएगा कि सारा का सारा मुनाफा ही खत्म हो जाएगा, और जो इंपोर्टर्स हैं उन्हें कच्चा माल या तो मिलेगा ही नहीं या इतना महंगा मिलेगा कि धंधा चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। और ये कोई काल्पनिक डर नहीं है। हाल ही में जो लाल सागर में संकट हुआ था उसके दौरान मोरबी और आगरा के उद्योगों पर हम इसका एक छोटा सा ट्रेलर देख चुके हैं। होर्मुज का संकट इससे कहीं ज्यादा बड़ा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। हम सब जानते हैं कि बाजार इस तरह के ग्लोबल झटकों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। यहाँ एक और अहम बात है, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार इस वक्त दुनिया के सबसे महंगे यानी कि ओवर वैल्यूड बाजारों में से एक है। और जब बाजार इतना चढ़ा हुआ हो तो उसे नीचे लाने के लिए बस एक नेगेटिव ट्रिगर, एक बुरी खबर का इंतजार होता है। और उस नेगेटिव ट्रिगर का असर कितना तेज हो सकता है इसका सबूत हमें अभी हाल ही में मिला। जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों की खबर आई, सिर्फ एक दिन में भारतीय शेयर बाजार से निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। यह दिखाता है कि बाजार इस खबर को लेकर कितना ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर ये संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल जाता है तो ये उस पिन का काम कर सकता है जो शेयर बाजार के इस ओवर वैल्यूएशन के बुलबुले को फोड़ दे, और इसका नतीजा एक बहुत बड़ा मार्केट करेक्शन हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस अनिश्चितता भरे माहौल में अलग अलग लोगों के लिए आगे की राह क्या हो सकती है, क्या करना चाहिए? तो देखिए, सलाह ये है, जो शॉर्ट टर्म निवेशक हैं वो बाजार में कमजोरी के संकेत दिखते ही मुनाफा निकालने पर विचार कर सकते हैं। वहीं जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनके लिए कोई भी बड़ी गिरावट खरीदारी का एक सुनहरा मौका बन सकती है। और जहां तक एमएसएमई मालिकों की बात है, उनके लिए सबसे जरूरी है डाइवर्सिफाई करना, यानी नए बाजार ढूंढना और किसी एक ही रास्ते पर अपनी निर्भरता को कम करना। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या हमारी अर्थव्यवस्था इस तरह के बड़े बाहरी झटकों को झेलने के लिए वाकई तैयार है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में भारत की आर्थिक दिशा को तय करेगा।